दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग देख रहे थे कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट सिंपली आप अगर उसको बोलें तो वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और क्या उसके मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज उसी की कॉन्टिन्यूटी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा उसको ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा देखते हैं कि वो ज्योमेट्रिकली क्या दिखाने की कोशिश करता है, वो किन चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, उसको एक बार देखते हैं और उसके बाद फिर फर्दर स्टेप पे हम लोग लेके चलेंगे। तो ज़रा देखिए दोस्तों, हमने देखा था ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। ये हमारी इसकी डायरेक्शन है, एन कैप इज डायरेक्शन। एक मिनट, ओके। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो मान लीजिए ए मेरा इधर है और बी मेरा इधर है और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखो, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, आप ये बोल सकते हो। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो तो एक तो ए की लेंथ है और एक है बी साइन थीटा। इसका मतलब ये लेंथ है मेरी बी, ये लेंथ है ए। अब b की लेंथ का अगर मैं ये प्रोजेक्शन ले लूं तो ये प्रोजेक्शन क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा b साइन थीटा। अगर इस लेंथ की बात करूं तो b का मोड है, ये b की लेंथ है मेरे पास, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये b के मैग्नीट्यूड आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब देखा जाए तो a क्रॉस b क्या होता है? दो लेंथ का अगेन प्रोडक्ट है। अगर मैं डायरेक्शन को एक मिनट के लिए अवॉइड करूं तो आप कह सकते हो दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। कौन सी दो लेंथ का? एक तो इस वेक्टर का, दूसरा इस वेक्टर के ऊपर अगर आप 90 डिग्री यहां पे डालते हो और ये जो लेंथ देखते हो, इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन देखते हो बी वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन देखते हो तो ये बनेगा बी साइन थीटा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरा ए क्रॉस बी को दिखा रहा है, ठीक है। इस लेंथ का और इस लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो मेरा ए क्रॉस बी को दिखा रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ। अब आप जरा गौर से देखिएगा कि ये लेंथ और ये परपेंडिकुलर लेंथ ये कहाँ पे देखी जाती है? ये ट्रायंगल के एरिया में देखी जाती है। अगर आपको याद हो, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और मुझे उसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये लेंथ है, मान लीजिए ए लेंथ, ये लेंथ बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ और ये थीटा मान लेता हूँ। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालूँ तो ये क्या बनेगा? बी साइन थीटा। ये बनेगा बी साइन थीटा। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा दोस्तों तो ये बनेगा 1/2 ए बी साइन थीटा। इसका मतलब है ट्रायंगल का जो एरिया है उसको मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं, 1/2 ए क्रॉस बी। अगर मैं इसको एक वेक्टर की तरह ले लूं और इसको भी एक वेक्टर की तरह ले लूं तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और उसको अगर मैं 1/2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्या कहते हो? तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं और जिनके बीच का एंगल अपने को पता है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप या दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल अपने को पता है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। इनको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर लो ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है आप ये कह सकते हो ट्रायंगल के एरिया को दिखाता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, अगर मैं इसका एक और जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ यहां पे ले लेता और जैसे ये है वैसे मैं यहां पे ले लेता तो इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो इसका डबल हो जाएगा ट्रायंगल का, क्योंकि यही ट्रायंगल मैंने उल्टी फॉर्म में यहां पे लगा दिया। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? वो तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी आ जाएगा। वो तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, उसमें हाफ भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर आपकी शेप कुछ इस तरह की है, जो दो वेक्टर से जिनको आप दिखा सकते हो ए एंड बी, सोचिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनसे आप इन दो साइड्स को दिखा सकते हो और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया ए क्रॉस बी आएगा दोस्तों। अगर मैं इसका हाफ करूंगा, सिर्फ ये ट्रायंगल लूंगा तो क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि ए क्रॉस बी का यूज क्या है। ए क्रॉस बी से आप, लेकिन मैग्नीट्यूड यूज करना है इसका, ठीक है। वैसे आप डायरेक्शन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो एरिया की डायरेक्शन होती है, जिस सरफेस का आप एरिया निकालते हो, अगर मैं एरिया को वेक्टर अज्यूम कर लूं, जैसे कि हमने एक एपिसोड में बताया था कि भाई मान लीजिए कोई जाली वाला सरफेस है, इसमें से एयर निकल रही है, तो एरिया का जो डायरेक्शन अगर आपको लेनी हो तो एरिया की डायरेक्शन जो सरफेस होता है दोस्तों उसके परपेंडिकुलर लेते हैं।
परपेंडिकुलर, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो हमेशा एरिया क्या होगा, जैसे ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस में एरिया क्या होगा, जैसे इस सरफेस पे एरिया दिखाना है तो हमेशा बाहर की तरफ दिखाएंगे, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो एरिया को आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो फिजिक्स में। हालांकि देखा जाए तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया इज ए स्केलर, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे हमें एरिया का प्रोजेक्शन लेना होता है, जैसे कि आपने देखा वहां पे एक लास्ट एपिसोड में मैंने करवाया था कि एरिया का प्रोजेक्शन क्यों लेते हैं, ठीक है। तो हम एरिया को एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो एरिया वेक्टर कहां आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जिन दो वेक्टर, अगर मैं इस साइड को एक वेक्टर मान लूं और इस साइड को एक वेक्टर मान लूं तो क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, उसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर ही आएगी। तो अगर मैं एरिया को वेक्टर मान के चलूं तो मुझे ये मोड लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो ए क्रॉस बी है और उसका हाफ ले लोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो एरिया के तो फिर आपको मोड लेना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्शन इग्नोर करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हम कैसे निकालते हैं। और कोई भी ऐसे रेक्टेंगुलर शेप आ गई, हालांकि रेक्टेंगुलर शेप नहीं है बट भाई थीटा 90 भी तो हो सकता है ना, जिसमें ऐसे दो साइड्स ऐसे आ जाएं और बाकी भी दो इसके मतलब पैरेलल ही हो, मतलब वो बराबर ही हो। तो जैसे ये ए मान लो, ये बी मान लो और उनके बीच में एंगल 90 मान लो भाई, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल होगी। तो भी उसके ऊपर भी क्या आएगा, इसका अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ए क्रॉस बी, सिंपल ए क्रॉस बी से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी, डायरेक्शन कहाँ आएगी, एरिया की बाहर की तरफ। बट अगर मैं डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मोड, ठीक है। तो आप समझिए कि ए क्रॉस बी का क्या यूज है, हम कहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि ए क्रॉस बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं 2-3 पॉइंट आपसे और बताना चाहता हूं आपको। पहली बात तो ये याद रखिए कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये दोनों वेक्टर के बीच ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक स्केलर क्वांटिटी ले लूं, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं k डॉट ए, k इज ए स्केलर क्वांटिटी ना, दिस इज रॉन्ग। बट आप बोलोगे सर मान लीजिए कोई ए वेक्टर है और ए वेक्टर मान लीजिए ऐसे दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो हम 2a नहीं लिखते क्या, बिल्कुल लिखते हैं। 2a क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स कर दो, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये बनेगा मेरा 2a। तो आप करते तो हो 2 से, 2 डॉट नहीं लेते हो दोस्तों, डॉट का मतलब बदल जाता है फिर, ठीक है। डॉट का मतलब यहां पे अब मीनिंग बदल जाएगा इसका, तो इसलिए k डॉट ए मत लिखिए। वेक्टर के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल उसका कोफिशिएंट लिख दीजिए। डॉट लिख दिया ना तो फिर रॉन्ग ऑपरेशन हो जाएगा, ये रॉन्ग है, इसको आप लिख नहीं सकते हो दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं कोई k स्केलर क्वांटिटी ले लूं और उसका क्रॉस ले लूं a के साथ, ये भी डिफाइन नहीं है भाई, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसलिए हम ये स्केलर के साथ कभी भी क्रॉस या डॉट नहीं लेते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पे गलती ना होने पाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब एक और चीज देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई एक मेरा वेक्टर है a और एक मेरा वेक्टर है b और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो अब आप बताइए a क्रॉस b क्या होगा। a क्रॉस b होगा a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा n कैप। और ये n कैप क्या होता है बताओ, मैंने आपको बताया था शुरू में a लिखा हुआ ना, तो a से अपनी फिंगर्स को स्टार्ट करो राइट हैंड की और b की तरफ घुमाओ, तो जो थंब है वो n कैप को दिखाएगा। इसका मतलब n कैप जो है वो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन को मैं डॉट से दिखा देता हूं। डॉट डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है, n कैप मेरी डॉट में है, तो इसका मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। डॉट जब भी दिखाया जाएगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ दिखाना होगा तो क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि आप बाहर की तरफ दिख रहा है तो आपको तो एक डॉट ही नजर आएगा ना, दैट्स वाई। एनीवे, तो मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आप जो है इसकी डायरेक्शन को दिखाओगे, एक इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी। अब यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो बाहर की तरफ आता है, वो इसके प्लेन के, जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर आता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कोई ए वेक्टर है और उसका मैं इसके साथ डॉट ले लूं, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0। क्यों भाई, क्योंकि आप खुद सोचिए ये जो है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर आ रहा है, जो तीसरा जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ये। तो अगर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा।
और दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0। सही है भाई। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो B डॉट A क्रॉस B जो आएगा वो क्या बनेगा दोस्तों, वो आपका बनेगा 0। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ठीक है। दूसरा, हमेशा याद रखिए कि दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल में है, ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, वो 0 बनना चाहिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे किस्से समझ आए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्रॉस एंड डॉट कैसे लेते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे इनको ऑपरेट किया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। अब और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये अगेन ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ते हैं हम जरा। ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इसमें हम 3 क्वांटिटी लेंगे, 3 वेक्टर लेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं A डॉट B क्रॉस C, तो पहले तो ये बताओ ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। देखो B क्रॉस C करोगे तो वेक्टर आएगा, और वेक्टर को फिर बाहर वाले वेक्टर के साथ डॉट लोगे तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, एक स्केलर बनेगा। इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। अगर मैं बोलता A क्रॉस B क्रॉस C, अगर मैं ऐसे बोलता तो आप जरा सोचिए, ये इन दोनों का क्रॉस लोगे तो वेक्टर बनेगा एक, और उस वेक्टर को एक और वेक्टर के साथ क्या ले रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या बनेगा, वो भी मेरा वेक्टर ही बनेगा। तो इसको ये हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल देते हैं, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है दोस्तों। बट इनको निकालते कैसे हैं और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, खासकर इसकी जरा देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये कैसे देखें दोस्तों, बड़ा आसान है। सबसे पहले इसको देखते हैं, A डॉट B क्रॉस C, ये बहुत सारी जगह पे यूज होगा दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल, इसका रिजल्ट मेरा स्केलर होता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास 3 वेक्टर है मान लीजिए। ठीक है। 2 वेक्टर का मैंने क्या लिया, क्रॉस, और जो रिजल्ट आया उसका पहले वाले के साथ हमने डॉट लिया। अब अगर तो ये जो वेक्टर है ये इन दोनों की प्लेन में ही लाई कर रहा है, मान लीजिए B और C की प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो ये 0 आएगा। याद रखिएगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर B और C की प्लेन में लाई कर रहा है, B इधर है मान लीजिए और C इधर है, ऐसे मान लो B इधर है और C इधर है, और ये बोर्ड की प्लेन में है दोनों, इन दोनों से मिलके देखोगे तो एक बोर्ड वाली प्लेन में आएंगे दोनों। ठीक है। अगर इन दोनों से मिला के जिस प्लेन में देखना चाहोगे किस प्लेन में है ये, देखो हमेशा याद रखो, जैसे कोई भी 2 वेक्टर है, अगर आपको प्लेन चेक करनी होगी किस प्लेन में है, जैसे 2 वेक्टर ऐसे हैं, तो अगर 2 वेक्टर ऐसे हैं तो इन दोनों को जोड़ते हुए एक सीट लगा लो। जैसे देखो ऐसी सीट बताओ जिस सीट को दोनों उस सीट को टच कर रहे हो, तो ये सीट देखो, ये सीट इन दोनों को टच कर रही है, इसका मतलब इस प्लेन के अंदर है, ये इस प्लेन के अंदर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि प्लेन कैसे चेक करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए बोर्ड वाली प्लेन में है 2 वेक्टर, अगर तीसरा वेक्टर भी मैं इन्हीं की प्लेन में ले लूं दोस्तों, A, अगर तीसरा वेक्टर भी मैं इन्हीं की प्लेन में ले लूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनका ये फिर 0 आएगा। ये क्यों 0 आएगा, क्योंकि B क्रॉस C जो है वो तो परपेंडिकुलर हो गया, B क्रॉस C तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब जो ये है ये A के परपेंडिकुलर हो गया फिर, क्योंकि A तो B और C की प्लेन में ही है, और ये B और C की प्लेन वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब A वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री हो गई है, तो इसका डॉट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है ये समझ आया। बट अगर सोचिए A जो है वो किसी इसकी प्लेन जो इन दोनों से प्लेन बनेगी उसमें नहीं है, उसके मान लीजिए अलग एंगल पे है, जिस प्लेन में है बोर्ड वाली प्लेन में ये, तो तीसरा वेक्टर मान लीजिए किसी अलग एंगल पे है। ठीक है। किसी डिफरेंट एंगल पे है, तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी फिर। ठीक है। तो पॉइंट को समझिए, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर हम, वो क्या वैल्यू निकल के आएगी और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जरा सोचिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक इस तरह की शेप है जिसकी 3 साइड्स हैं। ठीक है। ये मेरे पास 3 साइड्स हैं इसकी। ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए। इस तरह की मान लीजिए मेरे पास कोई शेप है और इसमें 3 साइड दे रखे हैं। ये एक साइड ये है, एक साइड ये है,
मतलब 3 डायरेक्शन दिखा दिए मैंने। जरा देखो यहां तक की जो डायरेक्शन है उसको मैं ए वेक्टर से लिख रहा हूं, मान लीजिए यहां तक की जो ये है इसको मैं बी वेक्टर से लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है ना, ये आई कैप है। ए वेक्टर क्या है दोस्तों, ए वेक्टर यहां तक का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन आई कैप की तरफ है। बी वेक्टर कहां पे बताओ, बी वेक्टर यहां तक का तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन उसकी जे कैप की तरफ होगी। ऐसे ही मैंने सी वेक्टर ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड यहां तक का है और डायरेक्शन जो है वो जेड कैप या के कैप की तरफ है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, सबसे पहले मैं बी क्रॉस सी कर रहा हूं, तो बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करेगा बता सकते हो? बी क्रॉस सी जो है वो जो पिछला सरफेस है उसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी क्रॉस सी करोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो पिछला सरफेस है, मैं उसको कलर से दिखा देता हूं, जो बी और सी से मिलकर जो सरफेस बना हुआ है, जो पीछे वाला जो सरफेस है, ठीक है, बी एंड सी से मिलके, ये बी है ये मेरा सी है, बी एंड सी से मिलके जो सरफेस बनेगा उसका जो एरिया है वो बी क्रॉस सी दिखा रहा है और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है बी और सी के, मतलब आई कैप की तरफ है। अब अगर मैं इसका डॉट ले लूं, इस एरिया का जो पिछले वाले सरफेस का एरिया आ गया मेरे पास, इसका अगर मैं डॉट ले लूं ए के साथ, डॉट ले रहा हूं किसके साथ बताओ, ए के साथ, ए वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट ले रहा हूं तो ये क्या बनेगा बताओ जरा। तो आप बताओ, इसका एरिया आ गया और वो बाहर की तरफ है। अब ए मतलब ये बाहर वाली जो लेंथ है इसको और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जो इसके डायरेक्शन है और जो इसकी डायरेक्शन है वो तो सेम ही है भाई, जो इसकी डायरेक्शन है और जो इसकी डायरेक्शन है वो तो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, सीधा सीधा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है मेरे पास इसका वॉल्यूम आ गया मेरे पास, समझ आया भाई? आप देख सकते हो बी और सी की डायरेक्शन ए की तरफ ही आएगी और ए के साथ फिर से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो दोनों की, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है बस। तो जो भी ये एरिया है उसको आपने इस लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दिया, इस मैग्नीट्यूड से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गए, वॉल्यूम बन गया दोस्तों। ये इस पूरी शेप का वॉल्यूम आ गया मेरे पास। तो आप समझिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दिखाता है। अगर ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती तब भी ये वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता, ठीक है। जरा देखिए कैसे, अगर ये इस तरह का होता और मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होता तब भी आप ऐसे ही निकालते, इसको आई थिंक पैरेलल पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरा देखिए, ये मान लीजिए मेरा ये मतलब ये टिल्टेड है, कहने का मतलब ये जेड डायरेक्शन नहीं है, जेड डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो इस तरह की मान लीजिए कोई शेप है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप जो है यहां तक और यहां तक आप इसको बी मान लो, इसको सी मान लो वेक्टर की तरह, और इसको ए वेक्टर मान लो, और अब सेम यही ऑपरेशन लगा दो, तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया कि कैसे आप जो है इसका वॉल्यूम जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, तो ये था मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका आंसर जो होता है वो स्केलर होता है और वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। एक और चीज बताता हूं, ये बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए के, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बी डॉट सी क्रॉस ए के, और ये बराबर होगा सी डॉट ए क्रॉस बी के, ये बराबर आएगा भाई सी डॉट ए क्रॉस बी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, जरा देखो, ए बी सी को साइक्लिक लिख लिया करो आप, ए बी सी ऐसे साइकिल में लिख लो, ये मेरा साइक्लिक है। तो अगर आप ए के साथ डॉट लगा रहे हो, ए के बाद में डॉट लगा रहे हो, तो फिर अगला बी एंड सी आएगा, बी और सी को क्रॉस करो। अगर आप बी के बाद डॉट लगा रहे हो तो उससे आगे फिर सी एंड ए है, तो सी और ए का क्रॉस ले लो। और अगर आप सी के बाद डॉट लगा रहे हो तो फिर ए एंड बी आएगा, इस तरह से लिखोगे। अगर ये सीक्वेंस उल्टी कर दी ना मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया बी डॉट ए क्रॉस सी, इसका मतलब आप जो है बी था पहले और फिर बी के बाद क्या कर रहे हो, आप उल्टा जा रहे हो, ए क्रॉस सी कर रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो ना, ए सी, तो ए के बाद सी जा रहे हो, तो इसका मतलब ये जो है ये इस क्वांटिटी के बराबर नहीं आएगा, उसके नेगेटिव के बराबर आएगा। मतलब इसका नेगेटिव ले लूंगा तो ये आ जाएगा,
तो नेगेटिव चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, एक ही बात है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों बी डॉट ए क्रॉस सी, ये ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर नहीं आएगा भाई, ठीक है, इसके बराबर नहीं आएगा, इसके नेगेटिव के बराबर आएगा, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर नहीं आएगा, बी डॉट ए क्रॉस सी जो है वो इसके नेगेटिव के बराबर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी भाई बहुत सारी जगह पे हम एनकाउंटर करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और मतलब इसको कैसे लिखें, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बेसिकली तीन क्वांटिटीज का, तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने पहले क्या किया, बी क्रॉस सी किया, इससे एक वेक्टर आएगा, उसको फर्दर हमने ए के साथ क्या कर दिया, फिर से हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो इसके लिए मैं जो याद रखता हूं, मैं हमेशा याद रखता हूं बैक कैप, बी ए सी सी ए बी, मैं ऐसे याद रखता हूं बैक कैप, और यहां पे माइनस लगा देता हूं। और जो पिछली जो चीज है ना, जो पिछले हैं, इनमें क्या आएगा, डॉट, ठीक है, और यहां पे भी डॉट आएगा, ठीक है, बैक कैप। तो अब आप बोलोगे सर ये तो डॉट हो गया, तो अब सी वेक्टर के साथ क्या लेंगे फिर, और इधर बी के साथ कुछ नहीं लेंगे, ये कोफिशिएंट का काम करेगा, ये सी के कोफिशिएंट का काम करेगा। बीच में ना क्रॉस लगाएंगे ना डॉट लगाएंगे, क्योंकि डॉट ये तो स्केलर है, फिर स्केलर को फिर वेक्टर के साथ ना डॉट लगा सकते हो ना क्रॉस लगा सकते हो, इसलिए इसको एक कोफिशिएंट की तरह लेके चलो कि ये कोफिशिएंट बन जाएगा सी का। सिमिलरली ये ए डॉट सी जो है, ये क्या है, ये तो एक स्केलर बनेगा, ये बी का क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट, बी ए सी सी ए बी। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो बैक कैप, ठीक है। और आप देख सकते हो ये भी एक वेक्टर बनेगा, ये भी, बिकॉज ये कोफिशिएंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। इतनी सी जानकारी याद रखिए, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हालांकि कैलकुलेट करना आपको जरूर आना चाहिए कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बैक कैप, इससे आप इस चीज को याद रख पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा, बिकॉज ये बहुत सारी जगह पे यूज करने वाले हैं हम लोग, खासकर ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, आप देखना कई जगह पे आप एनकाउंटर करोगे इसको, तो इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हमने ट्रिपल प्रोडक्ट को भी देखा कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था, अगर मैं उसकी अब बात करूं, ये सब कुछ जो पढ़ रहे थे, सब कुछ आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रहे थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें तीन डायरेक्शंस होती हैं अपने पास, आई कैप, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो मैं बोल सकता हूं ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ये तीन डायरेक्शन है दोस्तों। तो हम इन्हीं के रेस्पेक्ट में चीजों को दिखा रहे थे। जैसे कोई ए वेक्टर था मेरे पास, तो इस ए वेक्टर को दिखाने के लिए आप क्या कर रहे थे, आप देख रहे थे भाई आई में कितना चलोगे, ठीक है, जे में कितना चलोगे, फिर के में कितना चलोगे यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ये तो कर रहे थे भाई आप, आई में कितना चलोगे, फिर जे में कितना चलोगे और फिर के में कितना चलोगे, तब जाके आप इस पे पहुंचोगे। तो अगर मान लीजिए मैं ए को लिख दूं 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आई कैप की तरफ जो प्रोजेक्शन है इस ए का वो 2 है, और जे कैप की तरफ 4 है और के कैप की तरफ 1 है। इसका मतलब यहां पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से, क्योंकि एक पोजीशन वेक्टर बन गया ना अभी ये ए जो है, तो यहां से 2 लेंथ इधर चलना पड़ेगा, 4 लेंथ इधर और 1 लेंथ इधर, तब जाके आप इस ए वेक्टर पे पहुंचोगे। तो ये इस तरह से हम लोग दिखा रहे थे, मतलब ये जो थे आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमारे 3 रेफरेंस डायरेक्शन थी, आप ये समझिए। इसको हम ओरिजिन बोल देते थे। तो 3D में जब भी कोई वेक्टर को दिखाओगे इस तरह से दिखाओ, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा रहे थे। ऐसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी के कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना सकते हो दोस्तों। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूं, और स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेनली हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ते ही हैं। कौन से, एक कार्टेशियन, दूसरा हमारा क्या है बताओ, सिलेंड्रिकल, तीसरा है हमारे पास स्फेरिकल। ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों। तो अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे वो कार्टेशियन में था, XYZ, IJK में था, ठीक है। आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ोगे और आपको स्फेरिकल भी पढ़ना चाहिए, तीनों ही पढ़ने चाहिए, बिकॉज तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
और इनसे बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इनको हम जरूर पढ़ेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये 3 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अपनी मर्जी का डिजाइन कर सकते हो, बस कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होने चाहिए वो ऑर्थोनॉर्मल होने चाहिए। अब ये ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं? ऑर्थोनॉर्मल, अभी एक वर्ड यूज करता हूं ऑर्थोगोनल, एक होता है ऑर्थोनॉर्मल, इनमें कंफ्यूज मत होना। ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल एक ही चीज है, बस ऑर्थोगोनल में क्या होता है, 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे। उन्हीं को आप ऑर्थोनॉर्मल भी बोल सकते हो अगर उनकी लेंथ 1 1 है, यूनिटी लेंथ है तो, ठीक है, तो उनको ऑर्थोनॉर्मल भी बोल सकते हो। जैसे ये देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आई जे के, तो इसमें आई जे के को अगर आप देखोगे तो आई की लेंथ क्या है मेरी 1, जे की लेंथ मेरी 1 है, के की लेंथ भी मेरी 1 है, यूनिट वेक्टर है ना ये, और तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं इसको बोलूंगा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्योंकि इनकी लेंथ 1 है। ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं? जब ऑर्थोगोनल, तो परपेंडिकुलर को किसी को भी ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल एक बड़ा नाम है, समझिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, लेंथ चाहे 1 हो या 1 के अलावा हो, कुछ भी हो, ऑर्थोगोनल बोल सकते हो आप। ऑर्थोनॉर्मल बेसिकली उसी का एक सबसेट बोल दो जिसमें से लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूं, 1 बोल रहा हूं। तो यहां पे लेंथ मेरी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो आप कह सकते हो कि ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऐसे ही आप देखिएगा जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे वो भी एक ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा और ये भी एक ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा। आप अपना मर्जी का ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम भी डिफाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे कैसे सर, जरा देखिए कैसे, जरा देखिए कैसे। अगर मैं 3 डायरेक्शन को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक डायरेक्शन में इधर कहीं ले रहा हूं, एक डायरेक्शन में उधर कहीं ले रहा हूं, एक ऊपर की तरफ ले रहा हूं, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये है मेरा आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। ये कोई डायरेक्शन है भाई, देख लो आप, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, चेक करके देख लो, मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो एक यूनिट वेक्टर बन गया ये। ऐसे एक मैं ये ले रहा हूं भाई, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, और एक है के कैप। ये 3 डायरेक्शन होगी मेरी। मतलब जरा देखिए, आई कैप, जे कैप, के कैप तो इधर थे ना, ऐसे थे, ये आई कैप आपकी तरफ था, जे कैप इधर था, के कैप इधर था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को थोड़ा रोटेट कर दिया, इसी को 45 डिग्री रोटेट कर दिया, तो के कैप तो वहीं का वहीं रहा, जो आई कैप है वो बदल गया। अब ये मेरी रेफरेंस डायरेक्शन हो गई है, ये मेरा एक यूनिट वेक्टर आ गया है, और ये अब आई कैप नहीं रहा, अब आई कैप तो इधर था ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, ठीक है, और ये के कैप आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0, क्या ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? तो ऑर्थोनॉर्मल देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये एंगल भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या ऐसा है? इन दोनों का डॉट लेके देखो 0 आएगा, तो ये तो परपेंडिकुलर आ गए। इसका इसके साथ डॉट लेके देखो 0 आएगा, इसका इसके साथ डॉट लेके देखो 0 आएगा, आपस में तीनों स्टिल परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया, एक मेरा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। इसको भी हम ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। तो ऐसे तो आप अपनी मर्जी के कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारे स्टैंडर्ड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो यही होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। अभी सिलेंड्रिकल स्फेरिकल क्या होता है इनको भी हम लोग देखेंगे, कैसे डिफाइन होते हैं, इनमें 3 डायरेक्शन कैसे दिखाएं। ये सब 3D में 3D स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर, कोई भी 3 डायमेंशन में अगर आपको कुछ चीज दिखानी है तो या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करो, या सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल का इस्तेमाल करो। अब इनमें जैसे 3 रेफरेंस डायरेक्शन है ना, ऐसे इसमें भी 3 रेफरेंस डायरेक्शंस होंगी और इसमें भी 3 रेफरेंस डायरेक्शंस होंगी। अब हमें उनको समझना है कि वो कैसे हम लोग देखते हैं, 3 रेफरेंस डायरेक्शंस जो हैं उनको हम कैसे देखें, ठीक है, और वो क्या होती हैं, उनको अपने को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उनकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को ये आसान कर देगा, इसलिए इसको समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो कार्टेशियन में पढ़ रहे थे, जो भी ऑपरेशन हमने पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब हमने कार्टेशियन में पढ़े। आप बोलोगे सर आपने डिवीजन नहीं पढ़ाया। डिवीजन यार, वेक्टर में डिवीजन का कोई मीनिंग नहीं बनता है, वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। आप ये बस इतना याद रखो, उसकी कई सारे रीजन्स हैं, रीजन्स एंड डायमेंशन का हमें पता नहीं कि वेक्टर किस डायमेंशन का है, कैसे है, ठीक है। तो इसलिए डिवीजन का मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है।
तो और डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आगे तब भी आप डिवीजन नहीं कर पाओगे, बिकॉज सोचे एक वेक्टर ए ऊपर है, बी नीचे है और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें नहीं पता। तो इसलिए वेक्टर में डिवीजन हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है कि अब हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा गहराई से समझना है। एक चीज और मैं बताऊं, जो ये सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर मैं किसी पॉइंट को दिखाने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप है और ये के कैप है, तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को दिखाऊंगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा 2 3 4, मान लीजिए ऐसे बोल दिया मैंने 2 3 4। इसका मतलब 2 वाला क्या है? एक्स कंपोनेंट है, आपको एक्स चलना पड़ेगा 2 में, फिर 3 चलना पड़ेगा वाई में और फिर 4 चलना पड़ेगा जेड में, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे। अगर आप ओरिजिन पे बैठे हो तो ये बेसिकली पी जो है ये पोजीशन को दिखा रहा है, इसके ये पी जो है पोजीशन को दिखा रहा है। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा ये, तो आप जानते हो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, 2 - 0 आई कैप, 3 - 0 जे कैप, 4 - 0 के कैप। तो अगर ओपी वेक्टर को लिखोगे आप, तो ओपी वेक्टर कार्टेशियन में क्या बनेगा? 2 - 0 आई कैप प्लस 3 - 0 जे कैप प्लस 4 - 0 के कैप। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये बाय डिफॉल्ट आई कैप को दिखाता है, ये जे कैप को, ये के कैप को। इसका मतलब जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई कैप से जे कैप और फिर के कैप, इसका मतलब, और जो डायरेक्शन आपने दिखाई ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वेक्टर से अगर सीक्वेंस में चलोगे आप, आई जे के, अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे आई जे के को, तो हमेशा याद रखिए जब भी इन दोनों का क्रॉस लोगे तो तीसरा डायरेक्शन आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो आई और जे को जब क्रॉस लोगे तो थंब जो है वो तीसरी डायरेक्शन की दिखाएगा। अगर जे और के का क्रॉस लोगे तो आई कैप को दिखाना चाहिए, जे और के का क्रॉस लोगे तो आई कैप की तरफ दिखा रहा है, के और आई कैप का क्रॉस लोगे तो जे कैप आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं दिखा सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इधर मैंने आई कैप दिखा दिया, इधर मैंने जे कैप दिखा दिया आपकी तरफ, और इधर मैंने के कैप दिखा दिया। ये रॉन्ग नोटेशन है। क्यों है भाई? क्योंकि अगर आप आई कैप और के, आई कैप से के कैप की तरफ जा रहे हो, तो आई कैप से अगर के कैप की तरफ जाओगे तो माइनस जे होना चाहिए, क्योंकि अब आपने सीक्वेंस उल्टी कर दी। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, आई कैप से के कैप की तरफ जा रहे हो तो ये तो माइनस जे आ रहा है, सॉरी जे आ रहा है, ये तो जबकि आना चाहिए माइनस जे। ऐसे ही अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो के कैप आना चाहिए, बट आप आई कैप क्रॉस के कैप करके देखो, आई कैप उधर है, जे कैप आपकी तरफ है। आई कैप क्रॉस जे कैप करके देखो, नीचे आ रहा है, लेकिन आपने के कैप तो ऊपर दिखा रखा है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ये गलत ऑर्डर हो गया। तो इसलिए ऑर्डर बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को भी आप समझिए। जैसे कोई भी नंबर लिखा है, इसका मतलब पहला आई कैप है, फिर जे कैप है, फिर के कैप है। ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। और हमेशा याद रखें, आई कैप से जे कैप की तरफ क्रॉस लोगे तो के कैप आना चाहिए, जे कैप से के कैप की तरफ क्रॉस लोगे, जे कैप से के कैप की तरफ क्रॉस लोगे तो आई कैप आना चाहिए, आई कैप से जे कैप की तरफ लोगे तो के कैप आना चाहिए, ठीक है। के कैप से आई कैप की तरफ लोगे तो जे कैप आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस मेरी फॉलो होनी चाहिए। यही सीक्वेंस बाकी चीजों में भी एप्लीकेबल होगी, मतलब जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ोगे उनमें भी सेम यही चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पोजीशन वेक्टर लिखा है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई 2 पॉइंट है, हालांकि मैं बता चुका हूं, ऐसे ही मान लीजिए 2 पॉइंट है मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है, आई कैप जे कैप एंड के कैप, और एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। अब इन दोनों के बीच की जो ये वेक्टर दिखाओगे, अगर आप मान लीजिए पी क्यू वेक्टर को दिखाओगे, तो ऑब्वियसली ये पोजीशन वेक्टर को नहीं, ये पोजीशन वेक्टर तो नहीं है, बट इसको दिखाओगे कैसे? तो आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे 4 5 6, और मान लीजिए इसके दे रखे हैं 1 2 3। तो आपको क्या लेना है बताओ? आप ये देखो एक्स में कितना चले हो, ये एक्स दिखा रहा है, ये वाई दिखा रहा है, ये जेड में पोजीशन को दिखा रहा है, ये एक्स में पोजीशन को दिखा रहा है, ये वाई में, और ये जेड में पोजीशन को दिखा रहा है। तो अगर आपको पी क्यू वेक्टर दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? आप ये देखो 1 से एक्स में कहां पे चले हो 4, तो देखो डिफॉल्ट में इसको एक्स मानना है, इसे वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई कार्टेशियन में, ठीक है। तो आप बताओ एक्स में कितना चले हो? 1 से 4 पे गए हो तो 4 - 1 इतनी लेंथ चले हो ना भाई, आई कैप, 5 - 2 जे कैप, 6 - 3 के कैप। तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा पी क्यू वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ये पोजीशन वेक्टर नहीं है भाई, पोजीशन हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखी जाती है, ठीक है, कि ओरिजिन से पी की क्या पोजीशन है, ओरिजिन से क्यू की क्या पोजीशन है, वो पोजीशन वेक्टर बनेंगे। ये तो कोई पी क्यू वेक्टर बन गया, आप इसको पी क्यू वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है आप इस ये कैलकुलेट करोगे। हालांकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आप ऑर्डर को देखें, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आप क्या लिखते हो।
ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के देखिएगा इसके बड़ा रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक हम जितने भी कर रहे थे, जो भी ऑपरेशन हमने पढ़े, सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किए दोस्तों। अब जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है? पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है, कैसे होता है, उसमें 3 डायरेक्शन जो रेफरेंस डायरेक्शंस होती हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड डायरेक्शंस बोलते हैं, वो कैसे हम दिखाएं, और क्या वो ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें सीक्वेंस क्या होगी डायरेक्शंस की, पहले कौन सी डायरेक्शन लिखेंगे, फिर कौन सी। जैसे आप पहले आई कैप देखते हो, फिर जे कैप, फिर के कैप, तो ऐसे वहां पे क्या सीक्वेंस होगी, उसको भी जरा हम समझेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको समझ आया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।